Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum and welcome to my channel. And today I am making this video for the students of Fizaya Inter College Malir. This video is very important because in this we will see that how you can get admission to the professional colleges, how you can get admission in your desired place in the universities and in engineering university in medical colleges. Today I will discuss this, and I think if you follow my advice, let's start with it. Before this, I request you that you subscribe my channel and send me the likes and send me the comments as well, so that I can improve my video. So first of all, the first thing which I am discussing with you is that how to start your study, how to plan your study. Before you plan your study, you have to set your aims and objectives. You have to see, and this aim and objective should be settled or set in class 8, or you can say class 7 onward. I mean, what you want to become in your future, you should know in class 8. And when you know your objective, you should be very clear that which objective you are going to follow and what will be your goals and what will be your targets. In, for example, I set my objective that I want to become a nuclear scientist, or I want to become a nuclear engineer, or I want to become a mechanical engineer, then this is my objective. And to gain my objective, I have to set goals for each month, and we have to set our target for each day as well. Weekly targets, monthly targets, weekly objectives, our goals, they should be set. And to get those objectives and to those goals, we should start our studies after appearing in class 8 एग्जाम. जब हम क्लास 8 एग्जाम में अपीयर होते हैं, उस वक्त तक हमें ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि मैंने कहाँ जाना है, मैंने क्या पढ़ना है, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं किधर जाऊँगा. और जब हम ये कर लेते हैं तो आपको वक्त ज़ाया नहीं करना. व्हाट वी हैव टू डू, कि हमने ये करना है कि जैसे ही क्लास 8 का लास्ट पेपर ख़त्म हो, उसके बाद आप सिर्फ 2 दिन रेस्ट कर सकते हैं. 2 दिन रेस्ट करने के बाद अगर आपने इंजीनियर बनना है तो आपको अपनी स्टडी क्लास 9th के लिए स्टार्ट कर देनी चाहिए. आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और इंग्लिश, इन सब्जेक्ट्स पर ख़ास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए और इनको टाइम देना शुरू कर देना चाहिए. और जब आप क्लास में जाएं, जब आप 9th क्लास अटेंड करना शुरू करें, उस वक्त तक तकरीबन आपका आधा सिलेबस मुकम्मल हो जाना चाहिए. और आपको ना सिर्फ ये पढ़कर मुकम्मल हो, बल्कि इसमें अंडरस्टैंडिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें रिमेंबरिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो ये 2 फैक्टर आपको करने हैं. अगर आप ये 2 फैक्टर कर लेते हैं, और ये प्रोसेस आपको कब तक करना है, जब आपने क्लास स्टार्ट कर ली तो आपको ये करना है कि तकरीबन आपको रोज स्कूल के टाइमिंग्स के अलावा, स्कूल पढ़ने के बाद या कॉलेज पढ़ने के बाद, आपको तकरीबन 5 घंटे रोजाना पढ़ाई करनी, 4 से 5 घंटे. इट डिपेंड्स इफ यू आर, I mean, you are an intelligent person, then you have to study for 4 hours daily. And if you think that you are mediocre like me, then you have to study for 5 hours. तो हमने ये देख लेना है कि हम
कम से कम 4 से 5 घंटे स्कूल से आने के बाद पढ़ें, और हमारा जो पढ़ने का मकसद होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट हमने आज पढ़ा है क्लास में उसको रिवाइज करें, जो हमने पढ़ा है उसको हम याद करें, उसको समझें, और उसके बाद हम आगे बढ़ें। और ये 8th क्लास के शुरू होने के बाद आपने इसको सेकेंड ईयर का एग्जाम देने तक ये चीज करनी है। सेकेंड ईयर का एग्जाम देने के बाद आपने ई कैट और एम कैट की तैयारी इसी तरह शुरू कर देनी है। रादर वो इन बिटवीन होते हैं, लाइक सितंबर अक्टूबर में ये एग्जाम हो जाते हैं। तो सितंबर अक्टूबर में आपने ई कैट और एम कैट में अपियर होना है, और जब आपका एडमिशन इंश्योर हो जाए तो फिर आपने छोड़ना है। अगर आपने सोचा है कि आपने आर्म फोर्सेस में जाना है तो आपने इसी तरह आईएसएसबी की तैयारी करनी है, और अगर आपने सोचा है कि आपने सीएसएस या पीसीएस करना है तो फिर भी आपने उसी तरह अपने मकसद की तरफ जाना है। तो इस तरह आपने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, फिर उनके ईयरली गोल्स बनाने हैं, फिर उनके वीकली और डेली गोल्स बनाने हैं, टारगेट्स बनाने हैं, और आपको दिन में 4 से 5 घंटे क्लास 8 के ख़त्म होने के फौरन बाद से लेकर सेकेंड ईयर में उस वक्त तक जब आपका एडमिशन इंश्योर नहीं हो जाता, कम से कम 5 घंटे क्लास के अलावा पढ़ना है। ये है सिंपल। इसके बाद हम आते हैं कि क्या ऐसी 4 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उन 4 चीज़ों में इनको आपने ज़रूर करना है। यू हैव टू, जो फर्स्ट इज यू हैव टू स्लीप वेल। तो आपको स्लीप वेल का क्या मतलब है कि यू हैव टू स्लीप फॉर 6 to 7 आवर्स डेली। आप इसके अलावा नहीं रह सकते। 6-7 घंटे सोना आपके लिए जरूरी है। द सेकेंड थिंग इज यू हैव टू ईट वेल। ईट वेल से क्या मुराद है कि what you have to do, that the food you are taking, it should be a balanced diet. It should not be a balanced in the sense it should have proper vitamins and proper minerals in it, but we have to ensure that कि हम कोई सख्त गज़ा या ऐसी गज़ा ना खा लें जो कि आपकी सेहत के लिए मुनासिब नहीं है, या हैवी गज़ा मत खाएं। तो नॉर्मल गज़ा लें और वो बैलेंस्ड हो, इस लिहाज से कि उसमें विटामिन पूरे हैं। तो तीसरा जो एस्पेक्ट है वो यू हैव टू प्ले वेल। प्ले वेल से मुराद आपको तकरीबन 1 घंटा खेलना है, और खेलते हुए ये याद रखना है कि इसमें आपको कोई चोट नहीं लगे, ताकि आप अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें। यानी आप ये कर सकते हैं कि कोई ऐसी खेल कि जिसमें चोट का इम्कान कम हो, और इस तरह खेलें, या ऐसे करें कि 1 घंटा वॉक कर लें, ताकि आपका मैदा और आपके बाकी जो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं वो बिल्कुल सेट रहें और आप फिट और हेल्दी रहें। और चौथा और लास्ट ये है कि यू हैव टू स्टडी वेल, जिस पर हमने सबसे पहले गुफ्तगू की है कि आपको रोजाना तकरीबन 4 से 5 घंटे तक रोज पढ़ना है, और वो कंटिन्यूसली पढ़ना है। तो ये 4 चीजें, अब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। यू हैव टू स्टडी वेल, यू हैव टू स्लीप वेल, you have to play well, and you have to eat well. नेक्स्ट जो है हम आते हैं आपकी मेरिट पॉलिसी की तरफ, के जब आपने इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो ई कैट एम कैट की क्या वैल्यू होगी, या क्या परसेंटेज होगी, और दूसरे एग्जाम की क्या परसेंटेज होगी। हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि अगर हम एग्जाम इसमें नस्ट में के एग्ज़ाम में अपीयर होंगे तो वो मुख्तलिफ होगी। अगर हम आईएसटी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के एग्ज़ाम के लिए अपीयर होंगे तो मुख्तलिफ होगी। मेडिकल कॉलेजेस सिंध, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी सिंध, इनकी अलहदा पॉलिसी होगी और दूसरों की अलहदा पॉलिसी होगी। नॉर्मली क्योंकि हमारे बच्चे जो है वो ज़्यादातर फेडरल बोर्ड के हैं या कराची बोर्ड के हैं, तो जो बच्चे
कराची बोर्ड के या फेडरल बोर्ड के हैं, उनको जो एग्ज़ाम देना है वो कराची की बुक्स उसमें उनसे ज़्यादा पूछा जाएगा। अब तकरीबन सिलेबस हर जगह पर थोड़े से फ़र्क के साथ एक जैसा होता है, कोई ऐसी चीज़ डिफरेंस नहीं होती, लेकिन हमने उसमें ये देखना है कि हमने मेरिट पॉलिसी को डिस्कस करना है। तो जब हम नस्ट की बात करते हैं तो नस्ट 10% आपके टोटल मार्क्स को तकरीबन देता है क्लास 10th के एग्ज़ाम को, इसी तरह यानी सेकेंडरी स्कूल एग्ज़ाम को के रिज़ल्ट को, और 40% आपके जो एफएससी का रिज़ल्ट है उसको देता है। बाज़ औक़ात ये 30% और 40% तक होता है, यानी वेरी कर सकता है। और जो थर्ड एस्पेक्ट है वो 50% आपका जो उनका एंट्री टेस्ट होते हैं उसके मार्क्स होते हैं। जबकि आपके सिंध मेडिकल कॉलेजेस और कराची की जो यूनिवर्सिटीज़ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए है ई कैट और एम कैट, उसमें ये होगा कि 50% वो नॉर्मली देते हैं ई कैट या एम कैट को, और 50% एफएससी को देते हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट को देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने जिस तरह हम एफएससी के मार्क्स लाने के लिए मेहनत करनी है हमने, इसी तरह हमने ई कैट और एम कैट के एग्ज़ाम के लिए भी प्रॉपर मेहनत करनी है। और अगर इसके लिए हमें कहीं से कोचिंग या कहीं से असिस्टेंस लेनी पड़े तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और जहां आप अपने आप को वीक समझते हैं तो ज़रूर कोचिंग और गाइडेंस लें। आपको मेरी तरफ से ये ऑफर भी है कि अगर आप समझते हैं कि किसी सब्जेक्ट में आप वीक हैं या आप एक्स्ट्रा स्टडी चाहते हैं, we will help you, we will provide you teacher and they will teach you in your classes. It may be after the classes, it may be before the start of class as well, कि आप 7 बजे आ जाएं, 8 बजे तक आप उस सब्जेक्ट को पढ़ें, या तकरीबन आप 1:30 बजे जाते हैं या तो 1:45 बजे से लेके तकरीबन 2:45 बजे तक हम वो सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। तो हम आपको जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा एनर्जी इस्तेमाल करने मतलब सर्व करने के लिए तैयार हैं। इसी तरह मुझे कुछ ये भी मालूम है कि आपने ई कैट और एम कैट की तैयारी करनी है तो कहाँ से करें। आपके पास, क्योंकि ज़्यादातर ये क्वेश्चंस जो हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं और इसमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को सामने रखा जाता है, यानी कि क्वेश्चन बाज़ औक़ात रिमेम्बरिंग के लिए होंगे कि आपने उस सिलेबस को जो कि आपने पढ़ा है वो आपको याद होना चाहिए। अगर उसमें कोई आपको हिस्ट्री का कोई एस्पेक्ट यानी डेट वगैरह पूछ लिए तो वो आपको पता होनी चाहिए। तो सेकंड, या कोई नाम पूछ लिया है, सेकंड जो एस्पेक्ट है वो है अंडरस्टैंडिंग का, कि आपको उसकी उस सब्जेक्ट के मतलब बहुत अच्छी तरह आप अंडरस्टैंड करते हो, उस सब्जेक्ट को आप एनालाइज कर सकें, उस टॉपिक को आप सिंथेसाइज कर सकें। तो ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के 6 एस्पेक्ट हैं, इनके हवाले से उनको अप्लाई कर सकें, एप्लीकेशन, सिंथेसिस, एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग, रिमेम्बरिंग और जो भी वो है। तो इनमें हर एक की तकरीबन वेटेज होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज होती है वो रिमेम्बरिंग की होती है और सबसे ज़्यादा वेटेज वो अंडरस्टैंडिंग की होती है। यानी आपको चीज़ें ना सिर्फ याद करनी है बल्कि उनको अंडरस्टैंड करना है, उनको अप्लाई करना भी आपको आना चाहिए। उन जैसे क्वेश्चंस आ जाएं तो उनको सॉल्व करना भी आना चाहिए। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इसके लिए एक ही फैक्टर है कि डोगर सन्स या दो जिसकी भी किताब आपको मिले और तो ऑब्जेक्टिव टाइप वो ज़रूर इस्तेमाल करें। मुख्तलिफ हैं, कारवान है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है तो मेरे पास भी कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं नेस्ट का बनाता रहा हूँ, कुछ अरसे तक मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं वे बैक इन ईयर 2000, यानी आज से 20 साल पहले। तो उस वो क्वेश्चन तो अब नल एंड वाइड हो गए होंगे,
लेकिन मेरे पास अपने पास कुछ डाटा और कुछ मटेरियल अवेलेबल है, तो जिसको चाहिए हो वो मेरे से राब्ता करके मेरे से सॉफ्ट कॉपी उनकी ले सकता है। तो आप उसे फ्री ऑफ कास्ट में, उसके कोई चार्जेस नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि फिजाइया इंटर कॉलेज मलीर के मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनल कॉलेजेस में सीएसएस करें, वो बाहर जाएं, अब्रॉड जाएं और वो आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में जाएं। जो ऑब्जेक्टिव होगा वो उसको फुलफिल करें। इसके लिए मैं आपकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो हमने ये देखा कि जो आपकी स्ट्रेटेजी है, जो आपकी मेरिट पॉलिसी है, वो इस तरह की है कि बाज़ जगह 50-50 होता है और बाज़ जगह 10, 40 एंड 50 या थोड़े से वेरिएशन के साथ होते हैं। तो आपने इससे ये नतीजा अख्ज़ किया कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर ज़्यादा तवज्जो दें और मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करें जहाँ से भी वो बुक मिलती है। और तीसरा ये है कि उनमें जो क्वेश्चंस हैं उनकी टाइप भी मैंने आपको बता दी। अच्छा, जो लोग नस्ट के एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं उनके लिए ये मैं बता दूं कि नस्ट के एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए आप कराची से भी अपीयर हो सकते हैं और आप इस्लामाबाद में भी अपीयर हो सकते हैं। कराची से अपीयर होने के लिए जब आप अपीयर होते हैं तो यहाँ पर टेस्ट जो है वो रिटन होता है और साल में एक मरतबा होता है। और अगर आप इस्लामाबाद में आपका कोई रिलेटिव है या इस्लामाबाद में आप रहते हैं या इस्लामाबाद में आपका कोई घर है, तो उसमें आप रह के तो नस्ट इस्लामाबाद से अपीयर हो, वहाँ पर कंप्यूटर पे एग्ज़ाम लेते हैं। वो टेस्ट जो आपके एंट्री टेस्ट है, उस पर जो भी एग्ज़ाम होगा उसके मुतल्लिक वो कंप्यूटर पे जाता है। तो इस तरह इसका ये मतलब है कि आप इसमें 3 या 4 मरतबा भी जो टेस्ट की डेट्स उन्होंने दी हुई हैं उन टेस्ट की डेट्स में बार-बार अपीयर हो सकते हैं, सिवाय इसके कि आपको उसकी फीस जो है हर मरतबा अपीयर होने के लिए अलहदा भरनी पड़ेगी। और इस तरह जो आपका बेस्ट टेस्ट रिजल्ट होगा उसकी बेस पे आपको एडमिशन आप इंश्योर कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। एक फैक्टर ये है कि जब आप एडमिशन लेने जाएं तो आप किसी एस्पेक्ट को ना छोड़ें। आप ये स्टडी करें कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं और किस किस में आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो अप्लाई करते हुए आप सेल्फ फाइनेंसिंग में करें या गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू करें। अप्लाई हर जगह पर करें। और इसी तरह ही एक जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और है कि जब हम नास्ट या किसी इंजीनियरिंग के एग्जाम में अपीयर होते हैं तो एक चॉइस आपने नहीं देनी बल्कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस देनी है, ताकि अगर फ़र्ज़ करो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हुआ और मैकाट्रॉनिक्स में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने दूसरी ऑप्शंस दी हुई हैं तो उनमें हो जाए। तो इस तरह अगर आपने ज़्यादा ऑप्शंस लिखी हुई होंगी और प्रायोरिटाइज किया हुआ होगा उनको, तो आपको एडमिशन लेने में आसानी होती है। इसी तरह जब आप टेस्ट देने जाएं तो ये ख्याल रखें कि जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कहे हैं वो आप साथ लेके जाएं। अगर आपको उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर की परमिशन दी है तो जो कि आम तौर पर बहुत सारे इदारे देते हैं, तो आप ये गैजेट अपने साथ लेके जाएं। ये आपको मैथ के क्वेश्चंस या फिज़िक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी पैदा करेगा और आप इसे ज़्यादा जल्दी से कर सकेंगे। सेकंड एस्पेक्ट ये है कि अगर आपको उन्होंने कहा है कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेके आएँ या डोमिसाइल लेके आए या आईडी कार्ड लेके आए, तो ये चीज़ें आपके पास इन चीज़ों को इंश्योर कर लें कि जो आपकी स्लिप है और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप साथ लेके जाएं। एक जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कोरोना की पेंडेमिक के बाद व्हाट इज हैपनिंग दैट द वैक्सीनेशन इज बिकमिंग एसेंशियल। इसका मतलब ये है कि कल फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि दोज हु आर नॉट वैक्सीनेटेड दे विल नॉट बी अलाउड टू सिट इन द एग्जाम। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने अपनी वैक्सीनेशन को इंश्योर कर लें। जब हम एग्ज़ाम में जाएं
تو ہم ویکسینیٹڈ ہوں اور ویکسینیشن کارڈ بھی ہو. ریممبر کہ بعض اوقات وہاں پر جو سیل فون ہے ان کی اجازت نہیں ہوتی، البتہ یہ ہے کہ 6611 پہ مطلب ڈائل کر کے آپ کو یہ آپ اپنا آئی ڈی کارڈ اگر انٹر کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ ویکسینیٹڈ ہیں یا نہیں. لیکن اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنا ویکسینیشن کارڈ ساتھ لے کے جائیں اگر آپ ویکسینیٹڈ ہیں تو. اگر آپ ویکسینیٹڈ نہیں ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنی ویکسینیشن کرا لیں تاکہ آپ کو ایگزام میں اپیئر ہونے میں کوئی دقت نہ ہو. اس طرح اگر آپ یہ جاری رکھتے ہیں، یہ طریقہ کار مسلسل سیکنڈ ایئر تک HSSC کے ایگزام ہونے کے کمپلیٹ ہونے تک پریکٹیکل آپ کے مکمل ہو گئے اور آپ نے ای کیٹ اور ایم کیٹ میں ایک اچھا سکور کر لیا، تو میرا خیال میں اب آپ کو جو آپ کا آبجیکٹیو ہے اسے اچیو کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. فرض کرو آپ نے آبجیکٹیو سلیکٹ کیا تھا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، تو یقیناً آپ کو میڈیکل کالج میں ایڈمیشن مل جائے گا. آپ وہاں پر میڈیکل کالج کی کلاسز اٹینڈ کرنا شروع کر دیں گے. جو فارمیلٹیز ہوں گی ان کو پورا کرنے کے بعد یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے یہ سب کچھ یہ شروع کر لیا اور جو اسینشلز آپ کو بتائے ہوئے ہیں، بچپن سے آپ کو کچھ چیزیں سکھائی ہوئی ہیں، اگر آپ ان پر عمل نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی ڈاکٹر بننے کے بعد بھی آپ کو سروس سے نکالا جا سکتا ہے اور آپ کا ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ، MBBS کا سرٹیفکیٹ وہ واپس لیا جا سکتا ہے، یا انجینئرنگ کا، یا پھر یہ ہے کہ آپ نوکری سے ہاتھ دھو سکتے ہیں. وہ کیا وجوہات ہیں؟ وہ ہیں بیسک چیزیں جو morality اور ایتھکس کے متعلق ہیں. آپ کو ہمیشہ بتایا گیا ہے کہ آنیسٹی، تو آپ نے اگر ایمانداری اختیار نہیں کی تو یقیناً کسی نہ کسی وقت آپ اس کا خمیازہ بھگتیں گے. آپ کو بتایا گیا ہے کہ مطلب آپ نے ہیومینٹی، آپ نے جو ہے انٹیگریٹی ود دا نیشن، یہ چیزیں کرنی ہیں. اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ تنظیم، اتحاد اور یقین، یعنی اللہ تعالیٰ پر یقین، ان چیزوں پر کو انشور کرنا ہے. یا اگر آپ مسلمان ہیں تو ان پر، اور اگر آپ کا مذہب کوئی اور ہے تو بھی اپنے خداؤں پر یقین رکھنا ہے آپ نے. تو وہ ہم سب جا کے آخر میں ایک اللہ کی طرف ہی جاتے ہیں، اسی پر یقین رکھتے ہیں. لیکن جو کہنا ہے کہ فیتھ، اس کے اوپر ضرور. اور جو دو فیکٹر ہیں، ایک ہے ایتھکس اور ایک ہے morality. آپ مورل ویلیوز کا خیال رکھیں گے، آپ ایتھکس کا خیال رکھیں گے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ ڈسپلن کا خیال رکھیں گے تو آپ ایک اچھے ڈاکٹر بنیں گے. ورنہ آپ ڈاکٹر بن کے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ جو ہے وہ اس کے بعد اس جاب کو، اپنے اس کام کو کھو دیں گے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں وقت کے ساتھ ساتھ ایتھکس اور morality میں تھوڑے سے ہم ویک ہیں. بعض جگہ میں نے بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ اتنے زیادہ ابھی ان کے بلیف اسٹرانگ نہیں ہیں. You should make your belief strong, you should be ethically correct, and you should have moral values, and then you study well, you eat well, sleep well, and play well. یہ اصول اپناتے ہیں، ethical اصول اپناتے ہیں. And you study for 4 to 5 hours in a day آفٹر دی اسکول ٹائمنگس. آپ نے وہ دن بھی ضائع نہیں کرنا جو کہ مطلب سپوز عید یا اس طرح کی کوئی چیز آئی ہے تو آپ ایک آدھ چھٹی درمیان میں کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ ٹائم ضائع نہیں کر سکتے. مجھے یہ یقین ہے کہ میرے بچے فضائی انٹر کالج ملیر کے بچے بہت اچھے مارکس حاصل کریں گے. اور میں یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ یہ پاکستان کے سب بچے ہمارے بچے ہیں، پاکستان کے سب بچے میرے بچے ہیں، بلکہ دنیا کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں.
जिसको भी इससे फ़ायदा हो, इस इंसानियत को फ़ायदा होगा और पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। यानी बनाई तो मैंने फ़िज़ाइया इंटर कॉलेज मलीर के लिए है, लेकिन इसी तरह ये सब बच्चों के फ़ायदे के लिए है। आप जितना इससे फ़ायदा उठा सकते हैं ज़रूर उठाएं, ज़रूर कमेंट करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।